हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग सही होंगे। एडवांस मैथ के बारे में हम लोग कुछ आज पढ़ेंगे। एडवांस मैथ में पहले बताते हैं कि एडवांस मैथ में कितना चैप्टर होता है। हम जितना चैप्टर बता देंगे उतना चैप्टर यदि आपको तैयार होगा तो फिर किसी भी जनरल कंपटीशन में एडवांस मैथ में से किसी तरीके का कोई भी कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए कितना चैप्टर होता है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ इसमें जो पहला चैप्टर जो होता है वो होता है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में कई चीज़ें होती हैं। पहला होता है लाइन एंड एंगल। सेकेंड चैप्टर जो होता है वो होता है ट्रायंगल। थर्ड चैप्टर जो होता है वो होता है क्वाड्रिलेटरल। फोर्थ चैप्टर जो होता है वो होता है पॉलीगन। और फिफ्थ चैप्टर जो होता है वो होता है सर्कल। इसमें दूसरा चैप्टर जो होता है वो होता है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन का दो पार्ट होता है। एक होता है 2D जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, L से लेंथ और B से ब्रीथ। और दूसरा जो होता है वो होता है 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ और हाइट होता है। तीसरा चैप्टर जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। चौथा चैप्टर जो होता है वो होता है अलजेब्रा का। इसको हिंदी में बीजगणित कहते हैं। छठा जो होता है वो फिफ्थ जो होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री का। सिक्स्थ चैप्टर जो होता है वो हाइट एंड डिस्टेंस होता है। सेवेंथ चैप्टर जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी का। आठवां चैप्टर जो होता है वो होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नौवां चैप्टर जो होता है, 9th चैप्टर जो होता है वो होता है स्टैटिक्स का। और 10वां चैप्टर जो होता है वो होता है लॉगरिथमेटिक का। 10 चैप्टर होते हैं एडवांस मैथ में। यही 10 चैप्टर होते हैं। 10 चैप्टर आपको तैयार रहेगा तो एडवांस मैथ में इससे आगे किसी भी जनरल कंपटीशन में एडवांस मैथ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। यही 10 चैप्टर आता है। लाइन एंड एंगल को क्या कहते हैं? रेखा और कोण। ट्रायंगल को त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल को चतुर्भुज, पॉलीगन को बहुभुज और सर्कल को वृत्त। मेंसुरेशन में दो पार्ट होता है 2D और 3D। इसमें लेंथ और ब्रीथ होता है, इसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। अलजेब्रा बीजगणित। ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट होता है। और प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय, किसी वस्तु को किस क्रम में उठाना है और किस क्रम में सजाना है उसी को परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहा जाता है। उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। स्टैटिक्स सांख्यिकी और लॉगरिथमेटिक लघुगणक। इसको नोट कर लीजिए, हम आगे अब फिर चल रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल क्या होता है? लाइन एंड एंगल में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है पॉइंट। पहला क्या होता है? पॉइंट, बिंदु। बिंदु किसको कहा जाता है? सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? बिंदु। बिंदु किसको कहा जाता है? ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है। तो बिंदु आप देख रहे होंगे कि एक वृत्त की आकृति का है। जो वृत्त की आकृति है
उसी की आकृति दिखाई दे रहा है इसमें, लेकिन ये बहुत छोटा पार्ट है, इस वृत्त का बहुत छोटा पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है। मान लीजिए इस वृत्त का यहाँ एक केंद्र है और ये परिधि से ये दूरी r त्रिज्या होती है, रेडियस, लेकिन इस बिंदु का कोई तो त्रिज्या दिखाई नहीं दे रहा है, बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती है। तो बिंदु की त्रिज्या क्या है? शून्य है। तो बिंदु का परिभाषा क्या हो गया? शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो लिख लीजिए, शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं। शून्य त्रिज्या वाले बिंदु को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु की कोई लंबाई है आपको दिखाई दे रही है, कोई लंबाई इसकी, कोई चौड़ाई इसकी दिखाई दे रही है, कोई ऊंचाई इसकी दिखाई दे रही है। तो एक और पॉइंट होता है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। क्या होता है? बिंदु की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। बिंदु की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। हाँ, सेकेंड पॉइंट अब इसमें आता है, क्या आता है? रेखा। रेखा, इसमें सेकेंड पॉइंट क्या आता है? रेखा। रेखा किसको कहा जाता है? चलिए रेखा के बारे में जानते हैं। रेखा, लाइन। रेखा किसको कहा जाता है? ये मान लीजिए ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। इसमें मान लीजिए एक पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर भी रेखा हो जाएगा। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन चारों बिंदुओं को मिला देंगे तो भी क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। तो इस प्रकार मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे हम अनंत बिंदु ले रहे हैं, तो अनंतों बिंदु को मिला देंगे फिर भी क्या हो जाएगा? एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। तो रेखा की परिभाषा क्या हो गई कि अनंत बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है। क्या होता है? अनंत बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है। क्या होता है? अनंत बिंदुओं को मिलाने से क्या होता है? रेखा का निर्माण होता है। क्या होता है? अनंत बिंदुओं को मिला देंगे तो रेखा का निर्माण हो जाएगा। अनंत बिंदुओं को मिलाने से क्या होता है? रेखा का निर्माण होता है। चलिए अब ये तो हो गया, अनंत बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है, लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट है। जो रेखा है इसकी अनंत बिंदु है, तो इसकी लंबाई तो आपको पता नहीं हो पाएगी कि इसकी कितनी लंबाई है। तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। पहला पॉइंट क्या है? रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। इसकी चौड़ाई भी नहीं निश्चित हो पाएगी कि कितना चौड़ा है। तो रेखा की चौड़ाई भी नहीं निश्चित होती है और रेखा की ऊंचाई भी नहीं होती है। रेखा की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निश्चित नहीं होता है। रेखा का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निश्चित नहीं होता है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट बिंदु और दूसरा रेखा। अब तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज जो है वो रे है, किरण। किरण किसको कहा जाता है? अब हम लोग किरण के बारे में जानेंगे, किरण किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले अब किरण पे आइए। किरण किसको कहा जाता है? किरण, इसको मिटा दीजिए, अभी तो नीचे लिखा जाएगा फिर। तीसरा क्या है? रे, किरण। अच्छा, किरण के बारे में ये बताइए कि मान लीजिए सूर्य का किरण है या किसी लाइट का किरण है, किसी टॉर्च का किरण है, किसी भी चीज़ का किरण है, तो किरण का एक निश्चित बिंदु होता है कि ये यहाँ से चल रही है,
लेकिन ये नहीं होता है कि उसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। तो किरण का क्या होता है, एक निश्चित बिंदु होता है, किरण का एक निश्चित बिंदु होता है, पर लंबाई निश्चित नहीं होती है, पर लंबाई निश्चित नहीं होती है, पर लंबाई निश्चित नहीं होती है। ये चीज़ें क्लियर हो गई, 3 चीज़ें क्लियर हो गई, पॉइंट, बिंदु, रेखा और किरण। चौथा चीज जो आता है वो आता है रेखाखंड। रेखाखंड 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 किसको कहा जाता है? रेखाखंड मान लीजिए एक कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट। इस रेखा में मान लीजिए 5 पॉइंट है। इस रेखा में कितनी पॉइंट है? 5 पॉइंट है। तो इन 2 पॉइंटों को मिलाने से क्या होता है? रेखाखंड का निर्माण हो गया। इसी में कोई 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंटों को मिला लेंगे तो भी एक रेखाखंड का निर्माण हो जाएगा। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है। रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है, पर इसकी जो होती है लंबाई निश्चित होती है। इसकी जो होती है वो लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। इसकी लंबाई क्या होती है? निश्चित है। और इसके 2 निश्चित बिंदु भी होते हैं कि कहाँ से चल रही है और कहाँ समाप्त हो रहा है। तो इसकी लंबाई निश्चित होती है और 2 निश्चित क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। इसकी लंबाई निश्चित होती है और 2 निश्चित बिंदु होता है, और 2 निश्चित बिंदु होता है। ये 4 चीजें क्लियर हो गई। पॉइंट, बिंदु, रेखा, लाइन, रेज, किरण और रेखाखंड। 4 चीजें क्लियर हो गई। चारों चीजों को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे आते हैं। इसमें रेखा में ज्यादा चीजें नहीं है, अब 3-4 और पॉइंट बचा है, उसके बाद रेखा खत्म हो जाएगा, फिर एंगल पे आ जाएगा। प्रतिच्छेदित रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन। प्रतिच्छेदित रेखा किसको कहा जाता है? प्रतिच्छेदित रेखा किसको कहा जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने ये कोण आपस में बराबर होता है। जब 2 रेखाओं के आमने सामने कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। जब 2 रेखाओं के आमने सामने का कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदित रेखा। इस पे देखिए, बोर्ड पे हम बता रहे हैं। एक मान लीजिए कि ये रेखा है, कोई भी मान लीजिए XY, उसका कोई मतलब नहीं है, और कोई एक रेखा ये है। जब 2 रेखाओं के आमने सामने के कोण, ये भी अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ये भी बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। समझ में आ गया? जब 2 रेखाओं के आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं तो उस रेखा को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित रेखा है। अल्फा, इसके सामने का कोण भी अल्फा, बीटा तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा? बीटा। तो जब इसका परिभाषा क्या हो गया? जब 2 रेखाओं के आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर से इसको एक बार और समझ लीजिए। प्रतिच्छेदित रेखा किसे कहा जाता है? प्रतिच्छेदित रेखा किसे कहा जाता है? जब 2 रेखाओं के आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं तो उस रेखा को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए अल्फा के सामने ये भी अल्फा है तो इसके सामने का कोण ये अल्फा, ये भी अल्फा, इसके सामने ये बीटा तो ये भी बीटा। जब 2 रेखाओं के आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं।
प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। चलिए अब आगे इसमें चलते हैं। प्रतिच्छेदित रेखा के बाद क्या होगा? लंबवत रेखा। लंबवत रेखा, लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। इंग्लिश हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हिंदी में उतना नहीं पता होता है, तो ये जबकि ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इसलिए लिख दे रहे हैं। हम हमेशा इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड दोनों साथ में लिखेंगे। लंबवत रेखा किसे कहा जाता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो उस रेखा को क्या कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। जैसे देखिए ये एक रेखा है और एक ये रेखा है, ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगी तो उसे क्या कहेंगे? लंबवत रेखा। तो इसके सामने ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो उसे लंबवत रेखा कहते हैं। तो इसको भी लिख लीजिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो उसे लंबवत रेखा। फिर से एक बार समझ लीजिए, लंबवत रेखा किसे कहा जाता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो उसे लंबवत रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा x है और ये एक रेखा y है, तो x भी y के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है और y भी x के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो लंबवत रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसे क्या कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। लंबवत रेखा के बाद क्या आता है? समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। समांतर रेखा किसे कहा जाता है? मान लीजिए एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, एक ये रेखा है। तो समांतर रेखा किसे कहता है? किसे कहा जाता है? जब दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरियां आपस में बराबर होती हैं। जब दो रेखाओं के किसी भी पॉइंट पर XYZ किसी यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे जब दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरियां किसी भी पॉइंट पे आपस में बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, 3 पॉइंट हो गया। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। फिट ये भी x होना चाहिए, ये भी x होना चाहिए, ये भी x होना चाहिए, या कोई भी चर मान ले, y हो मान ले, z मान ले, w मान ले, a मान ले, b मान ले, वो तो मानना है। जब दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरियां आपस में बराबर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। लिख लीजिए, जब दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरियां आपस में बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। चलिए ये भी हो गया। जब दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरियां आपस में बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। फिर से एक बार जान लीजिए कि लंबवत रेखा किसे कहते हैं। लंबवत रेखा कह रहे हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरियां किसी भी पॉइंट पे उस रेखा के किसी भी एनी पॉइंट पे लंबवत दूरियां आपस में बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा। जैसे मान लीजिए एक ये रेखा है x और एक ये रेखा है y, तो इस पॉइंट पे भी इसकी दूरी क्या है? लंबवत दूरी क्या है? x है। इस पॉइंट पे भी इसकी लंबवत दूरी क्या है? x है। और फिर इस पॉइंट पे भी इसकी लंबवत दूरी क्या है? x है। तो किसी भी पॉइंट को ले लेंगे x का और किसी भी पॉइंट को y के लेके और लंबवत दूरी खींचेंगे तो वो क्या होगा? बराबर होगा। तो जब दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरियां आपस में बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। लाइन यहीं समाप्त होता है। चलिए अब एंगल देखेंगे। पहला इसमें जो चीज आता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसके एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो उसके एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं?
आपस में बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसके एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल और शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए इसके बारे में अब देख लीजिए। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतःकोण और एक होता है क्या, बाह्य कोण। जो रेखाओं के भीतर बनता है उसे क्या कहते हैं, अंतःकोण कहते हैं। जो रेखा के बाहर बनता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। तो अंतःकोण 4, 3, 5, 6 कोण एंगल 4, 3, 5, 6 हो गया और बाह्य कोण एंगल 1, 2, 7, 8 हो गया। तो चलिए पहले हम देखते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसके एकांतर कोण संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसके एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसके संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आइए, ये दो प्रकार का होता है, एक अंतःकोण एक बाह्य कोण। अंतःकोण और दूसरा जो होता है वो होता है बाह्य कोण। बाह्य कोण इंटीरियर एंगल और ये होता है एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, एंगल 4, 3, 5, 6 जो दोनों रेखाओं के भीतर बनता है उसे क्या कहता है, इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 3 जो दोनों रेखाओं के बाहर बन रहा है उसको बाह्य कोण कहते हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। तो पहले तो ये क्लियर हो गया, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण। अंतःकोण किसे कहा जाता है, जो दोनों रेखाओं के भीतर बनते हैं उसे अंतःकोण कहा जाता है। तो ये हो गया एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 3। और दोनों रेखाओं के जो बाहर बनता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। तो वो हो गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। अब आइए इसको मिटाते हैं और इसमें जो होता है एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण, इसको समझते हैं कि एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। एकांतर कोण के बारे में अब हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। एकांतर कोण दो प्रकार का होता है, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। पर लिख लेने चाहिए, अंतः एकांतर कोण। एकांतर कोण को इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो अंतः को इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर बाय एकांतर कोण। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक होता है अंतः एकांतर कोण, एक होता है बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण को इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और जो बाह्य एकांतर कोण होता है उसको कहते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। उसे क्या कहते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो अंतः एकांतर कोण क्या होता है, पहले एकांतर कोण क्या होता है, ये जो एंगल 4 और एंगल 6 ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। एंगल 3 और एंगल 5 क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं।
एंगल 1 और एंगल 7 क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। एंगल 2 और एंगल 8 क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इंटीरियर अल्टरनेट अंतः एकांतर कोण में कौन से कोण आएंगे, कोण 4 इक्वल टू कोण 6 और कोण 3 इक्वल टू कोण 5। और बाह्य एकांतर कोण में कौन आएंगे, कोण एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। अब एकांतर कोण समझ में आ गया। एकांतर कोण किसे कहा जाता है, एकांतर कोण ये जो रेखा है, ये दोनों समांतर रेखाएं जो हैं, इनके भीतर ये कोण 4 जो होता है कोण 6 के बराबर होता है, कोण 3 जो होता है वो कोण 5 के बराबर होता है, कोण 1 जो होता है वो कोण 7 के बराबर होता है, कोण 2 जो होता है वो कोण 8 के बराबर होता है। ये तिरछा यहाँ से तिरछा ये और यहाँ से तिरछा ये, लेकिन इन रेखाओं के भीतर ही, और फिर यहाँ से ये बाहर बाहर तिरछा ही। तो अंतः एकांतर कोण किसे कहते हैं, जो रेखाओं के भीतर बनते हैं, और बाह्य एकांतर कोण किसे कहते हैं, जो रेखा के बाहर बनता है। अंतः एकांतर कोण क्या हो गया, कोण 4 इक्वल टू कोण 6 और कोण 3 इक्वल टू कोण 5। और बाह्य एकांतर कोण क्या हो गया, कोण 1 इक्वल टू कोण 7 और कोण 2 इक्वल टू कोण 8। तो यही हो गया एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए, एकांतर कोण समाप्त हो गया। अब आते हैं संगत कोण पे। संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण किसे कहा जाता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण किसे कहा जाता है, कोण 2 इक्वल टू कोण 6 होता है, कोण 1 इक्वल टू कोण 5 होता है ना। कोण 3 इक्वल टू कोण 7 होता है, कोण 4 इक्वल टू क्या होता है, कोण 8 होता है। तो इसमें कोण 1 इक्वल टू कोण 5, कोण 2 इक्वल टू कोण 3, कोण 2 इक्वल टू कोण 3 नहीं, कोण 2 इक्वल टू कोण 6, कोण 4 इक्वल टू कोण 8 और कोण 3 इक्वल टू कोण 7। तो आपको पता होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण कैसे बराबर होता है, कोण 2 जो होगा वो कोण 6 के बराबर होगा, कोण 1 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा, कोण 3 जो होगा वो कोण 7 के बराबर होगा, और कोण 4 जो होगा वो कोण 8 के बराबर होगा। हमने यहाँ लिख दिया है कोण 1 इक्वल टू कोण 5 और कोण 4 इक्वल टू कोण 8 और कोण 2 इक्वल टू कोण 6 और कोण 3 इक्वल टू कोण 7। तो संगत कोण पता ही हो गया। जो ऊपर इस रेखा के ऊपर जो कोण बन रहा है, इस रेखा के ऊपर जो कोण बन रहा है, कोण 1 इक्वल टू कोण 5 और कोण 2 इक्वल टू कोण 6, इस तरह ये याद रखने का तरीका है। और नीचे कोण 4 इक्वल टू कोण 8 और कोण 3 इक्वल टू कोण 7, और एकदम सीध में, तिरछा नहीं। एकांतर कोण तिरछा होता था, ये सीध में ही होता है। शीर्षाभिमुख कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो आपको अभी प्रतिच्छेदित रेखा में भी बताए थे। जो प्रतिच्छेदित रेखा बताया था कि ऐसे होता है और आमने सामने के कोण जो बराबर होते हैं, तो ये भी अल्फा होता है और ये भी अल्फा होता है। देखिए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। शीर्षाभिमुख कोण में हम बताए थे ना कि जब दो रेखाओं के आमने सामने कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी बीटा होगा और ये भी बीटा होगा। तो ये भी जो होती है वो शीर्षाभिमुख कोण ही होता है। ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये भी शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये तिरछा 2 और 4 बराबर होंगे, 1 और 3 बराबर होंगे, 5 और 7 बराबर होंगे, 6 और 8 बराबर होंगे। तो कोण 1 इक्वल टू कोण 3, कोण 2 इक्वल टू कोण 4, कोण 5 इक्वल टू कोण 7 और कोण 6 इक्वल टू कोण 8। शीर्षाभिमुख कोण देख लीजिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो कैसे बराबर होते हैं, कोण 1 इक्वल टू कोण 3, कोण 2 इक्वल टू कोण 4, कोण 5 इक्वल टू कोण 7 और कोण 6 इक्वल टू कोण 8। यहाँ लिख भी दिए हैं, कोण 1 इक्वल टू कोण 3, कोण 2 इक्वल टू कोण 4, कोण 5 इक्वल टू कोण 7 और कोण 6 इक्वल टू कोण 8। ये चीजें क्लियर हो गई। थ्योरी होता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है
तो उसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित आकृति क्या होती है? आयत होती है। जब दो समांतर रेखाओं को, इसमें लिख दीजिए पहले, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो उसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से उसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित आकृति क्या होती है? आकृति आयत होती है। आयत होती है। क्या होती है? आयत होती है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित आकृति क्या होती है? आयत होती है। तो आंतरिक कोण के समद्विभाजक क्या होगा? यही तो आंतरिक कोण है, ये और ये आंतरिक कोण है, ये और ये आंतरिक कोण है। तो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित आकृति क्या होती है? आयत होगी है। ये क्या हो गया? ये एक रेक्टेंगल होगा। क्या हो गया? रेक्टेंगल, आयत। क्या हो गया? आयत। जब दो समांतर, और फिर से एक बार देख लीजिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसके आंतरिक कोणों के, यही दोनों आंतरिक कोण है, ये रेखा के नीचे ये आंतरिक कोण है, इस रेखा के ऊपर, इस रेखा के नीचे, तो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से जो निर्मित आकृति क्या होती है? वो आयत होती है। क्या होती है? रेक्टेंगल होती है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित आकृति क्या होती है? आयत होती है। क्या होती है? आयत होती है, रेक्टेंगल होती है। इसको नोट करिए, हम फिर आगे बताते हैं। इसमें अभी इसी से रिलेटेड एक और थ्योरी है, एक थ्योरी और बताएंगे, उसके बाद वीडियो के एंड करेंगे क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। अब आते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा लंबवत प्रतिच्छेदित करती है, लंबवत, ऐसे तिर्यक रेखा लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, इस पे लंबवत प्रतिच्छेदित करती है, तो उसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से जो निर्मित आकृति होती है वो क्या होती है? वर्ग होती है, स्क्वायर। स्क्वायर के चारों भुजा बराबर होते हैं और इनके चारों कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, जबकि आयत के चारों भुजा नहीं बराबर होते हैं, आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर। इसको लंबवत रेखा लिख दीजिए, लंबवत रेखा, लंबवत रेखा, स्क्वायर, वर्ग। जब दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक लंबवत रेखा, तिर्यक लंबवत रेखा, लंबवत रेखा प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो उसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से, आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित आकृति वर्ग होती है। क्या होती है? वर्ग, वर्ग होती है, स्क्वायर। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा लंबवत प्रतिच्छेदित करती है तो उसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित आकृति क्या होती है? वर्ग होती है, स्क्वायर होती है। आयत जो होता है और वर्ग जो होता है, इसमें अंतर ये होता है,
आएंगे रेक्टेंगल पे तो और इसको विशेष में बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी बात बता देते हैं कि आयत का जो होता है वो आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सारे कोण जो होता है 90 डिग्री के होते हैं, जबकि स्क्वायर का ये होता है कि इसके चारों भुजा जो होते हैं वो बराबर होते हैं और कोण जो होता है, सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें चारों भुजा बराबर होते हैं, उसमें केवल आमने सामने के भुजा बराबर और समानांतर होते हैं, इसमें चारों भुजा समानांतर और बराबर होते हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा लंबवत प्रतिच्छेदित करती है तो उसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से जो निर्मित आकृति होती है वो क्या होती है, वर्ग होती है। जबकि इसके पहले वाले थ्योरी में हम बताए हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित आकृति क्या होती है, आयत होती है। जबकि जब दो समांतर, इसमें क्या है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा लंबवत प्रतिच्छेदित करती है, परपेंडिकुलर प्रतिच्छेदित करती है, तो उसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से क्या होती है, वर्ग का निर्माण होता है। यहाँ लिखे भी हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा लंबवत प्रतिच्छेदित करती है तो उसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित आकृति क्या होती है, वर्ग होती है। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक लंबवत तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित आकृति क्या होती है, वर्ग होती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।